अप्रैल 2024 बीजिंग में एक अहम मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में मौजूद थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग-जेओ, जो शी जिनपिंग के इनवाइट पर इस मीटिंग में शामिल हुए थे। मीटिंग में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके कुछ देर बाद ही शी जिनपिंग ने मा यिंग-जेओ से कहा कि वो ताइवान को चीन में मिलाने के लिए वहां की सरकार पर दबाव डाले। इस मीटिंग में शी जिनपिंग के कई सलाहकार मौजूद थे जो औपचारिक बातें कर रहे थे, लेकिन इनमें एक शख्स ऐसा भी था जो दिखने में तो साधारण सा ही लग रहा था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बगल में बैठकर पूरी ठसक से उनके साथ बात कर रहा था। शी जिनपिंग, जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक चीन के राष्ट्रपति हैं, वो भी उस शख्स की पूरी बात को ध्यान से सुन रहे थे और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जिससे साफ तौर पर यह झलक रहा था कि इस मीटिंग में शी जिनपिंग ने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति से जो भी कहा वो शब्द असल में उनके नहीं बल्कि उनके साथ बैठे इसी शख्स के थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और चीन की पॉलिट स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य वांग हनिंग थे। किस्सा के इस वीडियो में बात होगी शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद आदमी के बारे में, एक ऐसा तेज तर्रार शख्स कि जिस पर चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपना सलाहकार बना लिया। एक ऐसा शख्स जिसने चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ के लिए भी काम किया और उनके कमजोर पड़ जाने पर उन्हें कांग्रेस की भरी मीटिंग से बाहर निकाल दिया। उसने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि दुनिया को उसके करंट बॉस शी जिनपिंग की ताकत की एक झलक दिखाई जा सके। सवाल यह भी है कि कभी चीन में लोकतंत्र की हिमायत करने वाले इस शख्स को ऐसा क्या हुआ कि वो आगे चलकर लोकतंत्र का ही गला घोंटने पर आमादा हो गया। इस शख्स से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे कि कैसे उसकी लिखी एक किताब कैपिटल हिल की हिंसा के बाद 2 लाख रुपए में बिकने लगी। आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा था जो उसकी कीमत लाखों में पहुंच गई, और अब चीन के सबसे अधूरे ख्वाब को पूरा करने का जिम्मा भी इसी शख्स के जिम्मे है, ताइवान। इस एपिसोड में जानेंगे वांग हनिंग के पूरे ताइवान प्लान के बारे में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद सलाहकार वांग हनिंग का। वांग हनिंग की जिंदगी किसी फिल्मी किरदार जैसी लगती है। ना तो वो जोशीले भाषण देते हैं और ना ही उनकी शख्सियत में कोई दिखावटी चमक है, लेकिन पिछले 3 दशकों से वो पर्दे के पीछे रहकर चीन की राजनीति को प्रभावित करते आए हैं। वांग हनिंग का जन्म 1955 में हुआ। उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उस समय चीन में माओ जेडोंग की हुकूमत थी। माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति ने चीन को आर्थिक बदहाली की ओर धकेल दिया था। किसानों को लोहा और स्टील के प्रोडक्शन के लिए मजबूर किया गया। किसान ना तो फसल पर ध्यान दे पा रहे थे और ना ही क्वालिटी स्टील और लोहे का प्रोडक्शन कर पा रहे थे। नतीजा ये निकला कि चीन में अकाल पड़ गया। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। लाखों लोगों ने भूखमरी के चलते अपनी जान गंवाई। साल 1976 की बात है। खबर आई कि माओ जेडोंग की मौत हो गई। इसके बाद चीन की कमान डेंग सियाओपिंग ने संभाली। डेंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक विकास की तरफ बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे विदेशी निवेश बढ़ने लगा और लाखों लोग गरीबी से बाहर निकलने लगे। इन्हीं बदलावों के दौरान 1978 में वांग हनिंग ने फुदान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने लगे। उस वक्त चीन में पश्चिमी देशों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। छात्रों के बीच लोकतंत्र एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। वो चाहते थे कि चीन में भी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले। इन विचारों का असर वांग हनिंग पर भी पड़ा। बराबरी, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे विचार उन्हें प्रभावित करने लगे। चूंकि चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को मजबूरन पार्टी का हिस्सा बनना पड़ता है। वांग ने भी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की सदस्यता ले ली, लेकिन उनका झुकाव अभी भी लोकतंत्र की तरफ था। कुछ वक्त बाद वांग को उसी फुदान यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। 1988 में उन्हें अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में विजिटिंग लेक्चरर के रूप में बुलाया गया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में यात्रा की और वहां की तरक्की से काफी प्रभावित हुए। उनका पहनावा और रहन सहन भी अमेरिकियों जैसा हो गया था, लेकिन साथ ही वो अमेरिका की राजनीति और समाज को करीब से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अमेरिकी लोकतंत्र में मतदाताओं का असल में बहुत कम असर होता है। उन्होंने अमेरिका के कई शहरों में गंदगी और गरीबी भी देखी। बर्कले में एक कैंप देखा जहां हजारों लोग मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे थे। इन सब अनुभवों ने उनका नजरिया लोकतंत्र को लेकर हमेशा के लिए बदल दिया। 1989 में वो चीन लौटे। उसी साल बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र और आज़ादी के समर्थन में छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ। सेना ने इस आंदोलन को बर्बरता से कुचल दिया। सैकड़ों छात्र मारे गए और हजारों गिरफ्तार किए गए। इस घटना ने वांग को भीतर से झकझोर कर रख दिया। उन्हें लगने लगा कि लोकतांत्रिक आवाज चीन को अस्थिरता की तरफ ले जा रही है। अब वांग चीन की राजनीति को चीन के इतिहास और समाज के नजरिए से देखने लगे थे। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक बन गया। उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें नियो ऑथोरिटेरियनिज्म का समर्थन किया गया। कहा कि चीन को स्थिरता और विकास के लिए मजबूत सेंट्रल नेतृत्व चाहिए, ना कि लोकतंत्र। साल 1991 में उन्होंने एक किताब लिखी, अमेरिका अगेंस्ट अमेरिका। इस किताब में उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की आलोचना की और कहा कि चीन जैसे देश में इस मॉडल को लागू करना नामुमकिन है। यही वो किताब थी जो आगे चलकर लाखों रुपयों में बिकने वाली थी। साल 1995 में चीन का नेतृत्व जियांग जेमिन के हाथ में था। उस वक्त वांग चीन की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को लेकर अखबारों में कई लेख लिख चुके थे। राष्ट्रपति जियांग जेमिन वांग के विचारों से प्रभावित हुए और उन्हें एकेडमिया की दुनिया से निकालकर सेंट्रल पॉलिसी रिसर्च ऑफिस में शामिल कर लिया। इसके बाद वांग ने 3 रिप्रेजेंट्स कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया। इस सोच के तहत पार्टी ने किसानों और मजदूरों के अलावा कारोबारियों और इनोवेटर्स को भी जगह दी। ये सोच पार्टी की पुरानी विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। पार्टी के भीतर समाज में रसूख रखने वाले लोग, जिनके पास काफी पैसा था, वो भी शामिल होने लगे। धीरे धीरे वांग की पकड़ पार्टी में मजबूत होती गई और जियांग जेमिन ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। जियांग जेमिन के बाद हू जिनताओ सत्ता में आए। उन्होंने भी वांग को अपना शीर्ष सलाहकार बनाए रखा। फिर आया साल 2012। शी जिनपिंग चीन के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने भी वांग हनिंग पर ही भरोसा दिखाया। यानी पिछले 3 दशक से चीन के राष्ट्रपतियों के लिए अगर कोई शख्स पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहा था तो वो वांग हनिंग ही थे। शी जिनपिंग ने जब एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू किया तो कई बड़े नेता और अफसर हटाए गए। इस अभियान पर आरोप लगे कि शी ने इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों को हटाने और खुद को हमेशा के लिए सत्ता में बरकरार रखने के लिए किया है। लेकिन इस सब के बीच भी वांग हनिंग उनके सबसे करीबी लोगों में बने रहे। साल 2017 में शी जिनपिंग ने उन्हें पोलिट ब्यूरो में शामिल किया। पोलिट ब्यूरो, जिसे आप भारत की कैबिनेट के बराबर मान सकते हैं। जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ साल 2022 में। इस दौरान कई पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, मगर वांग हनिंग तब भी उनके साथ उनके सलाहकार के तौर पर बने रहे। शी और वांग के रिश्ते की गहराई एक घटना से समझी जा सकती है। अक्टूबर 2022 में 20th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस चल रही थी। पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे। टेबल पर लाल रंग की एक फाइल रखी थी। कहा जाता है कि इसमें उन पार्टी सदस्यों के नाम थे जिनके नामों के ऊपर मोहर लगनी थी। हू जिनताओ कभी चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब उम्र दराज हो चुके थे। हू जिनताओ मेज पर रखी उस फाइल को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास बैठे एक नेता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हू ने बार बार कोशिश की, लेकिन उन्हें इस फाइल को छूने तक नहीं दिया गया। पास में ही वांग हनिंग भी बैठे थे, बार बार इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद एक शख्स ने जिनताओ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हू जिनताओ बार बार शी जिनपिंग की तरफ देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन पूरे घटनाक्रम को ऐसे दिखाया गया मानो कुछ हुआ ही नहीं। एक समय था जब हू चीन के राष्ट्रपति थे और वांग उनके सलाहकारों में से एक थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। वांग शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुके थे। ऐसा कहा गया कि इस घटना के जरिए जिनपिंग और उनके सलाहकारों ने यह दिखाने की कोशिश की कि चीन की राजनीति में हू जिनताओ की अब कोई हैसियत नहीं बची है। चीन का आका अब बस एक ही शख्स है, शी जिनपिंग।
हालांकि बाद में हू जिनताओ को मीटिंग से बाहर निकालने का वीडियो जब वायरल हुआ तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि हू जिनताओ की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए उन्हें बाहर ले जाया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शी जिनपिंग ने वांग हनिंग को ताइवान के मसले को सुलझाने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक आजाद लोकतांत्रिक देश मानता है। वांग का काम है ताइवान को धीरे धीरे चीन के करीब लाना। इसके लिए वांग दो तरीकों पर काम कर रहे हैं, नरमी और सख्ती। नरमी के तहत वो ताइवान की विपक्षी पार्टी KMT, जो एक नेशनल पार्टी है, के नेताओं से बातचीत करते हैं। ये पार्टी चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। वांग इन नेताओं से ऐसे मिलते हैं जैसे वो भविष्य में ताइवान की सरकार चला रहे होंगे। बीजिंग भी इन्हें उसी नज़र से देखता है। वांग ताइवानी नेताओं से सम्मान के साथ बात करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि उनके पुरखे कौन थे। साल 1949 में जब ताइवान का गठन हुआ, उस वक्त कौन कौन चीन से ताइवान आया था। वो उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। इस तरीके को सॉफ्ट टच कहा जाता है, लेकिन वांग जरूरत पड़ने पर सख्त रवैया भी अपनाते हैं। वो ताइवान के मौजूदा राष्ट्रपति लाई चिंग-ते और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी DPP को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पार्टी चीन के दावे को साफ तौर पर नकारती है। वांग इसके लिए सोशल मीडिया कैंपेन भी चलवाते हैं। इन कैंपेन्स में अमेरिका की ताकत पर सवाल उठाए जाते हैं, राष्ट्रपति लाई की आलोचना की जाती है और चीन की तारीफ होती है। इसके साथ ही चीन ताइवान के चारों तरफ सैन्य अभ्यास भी करता है, जिससे दबाव बना रहता है। चीन अब नए कानून भी बना रहा है। इनमें कहा गया है कि अगर कोई ताइवान की आज़ादी का समर्थन करता है तो उसे सजाए मौत तक दी जा सकती है। शी जिनपिंग ताइवान के लिए 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल की बात करते हैं। यही मॉडल हांगकांग में लागू हुआ था, लेकिन ताइवान के ज़्यादातर लोग इस मॉडल को नहीं मानते। इसलिए वांग अब एक नए प्लान पर भी काम कर रहे हैं। इसे कॉम्प्रहेंसिव प्लान कहा जा रहा है। ये एक लंबी और लचीली रणनीति है। इसका मकसद ताइवान के समाज, राजनीति और सोच को धीरे धीरे चीन के पक्ष में झुकाना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वांग पर्दे के पीछे रहकर चीन का असर ताइवान की सियासत और जनता पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 की शुरुआत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने जियोएक्शी कियांगो नाम से एक ऐप लॉन्च की, जिसका अर्थ था अध्ययन करो, देश को मजबूत बनाओ। इस ऐप का नाम जियोएक्शी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उपनाम शी से मिलता जुलता है। ऐप में शी जिनपिंग के भाषण, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, पॉइंट्स आधारित क्विज, चैट और कैलेंडर जैसे सोशल नेटवर्किंग फीचर्स और प्रोग्रामिंग कोर्स शामिल हैं। अलग अलग अखबारों के अनुसार लॉन्च के 4 महीने में ऐप को 10 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया, जिसने चीनी ऐप स्टोर्स में टिकटॉक और वीचैट को पछाड़ दिया। हालांकि आरोप ये भी लगा कि ये लोकप्रियता जबरन थी। CCP कार्यकर्ताओं, सरकारी कर्मचारियों और छात्रों के लिए इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया और इन सब प्लानिंग के पीछे वांग हनिंग का ही हाथ था। कहा यह भी जाता है कि जिन कर्मचारियों ने इस ऐप को कम इस्तेमाल किया, उनके वेतन तक काट लिए गए। जिन लोगों ने ऐप को ज्यादा इस्तेमाल किया, उन्हें स्टार लर्नर जैसे पुरस्कार मिले। मकसद साफ था, लोगों के दिलो दिमाग पर शी जिनपिंग के नाम को हावी करना। इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपना असली नाम, फोन नंबर, ID कार्ड नंबर जैसी जानकारियां देनी पड़ती हैं। एक जर्मन साइबर सिक्योरिटी फर्म क्योर 53 और ओपन टेक्नोलॉजी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐप यूजर्स के फोन में मैसेज, फोटो, ऑडियो और कॉन्टेक्ट्स तक एक्सेस कर सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे सुपर यूजर एक्सेस कहा, यानी सरकार यूजर के फोन पर पूरी नजर रख सकती है। वांग हनिंग के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। जनवरी 2021 में अमेरिका के कैपिटल हिल में दंगे हुए। इसी दौरान चीन में एक पुरानी किताब अमेरिका अगेंस्ट अमेरिका की मांग अचानक से बढ़ गई। इस किताब का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इसकी कीमत 16,600 युआन यानी 2 लाख रुपए से भी ज्यादा पर पहुंच गई, जो 1991 में इसके प्राइस से 3000 गुना ज्यादा थी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों?
यह किताब 1991 में वांग हनिंग ने लिखी थी। 1988 में अमेरिका की अपनी यात्रा के बाद वांग ने लिखा कि अमेरिका का व्यक्तिवाद, सुखवाद और लोकतंत्र एक दिन उसे कमजोर कर देगा। कैपिटल हिल में हुई अराजकता ने वांग की भविष्यवाणी को चर्चा में ला दिया। चीनी बुद्धिजीवियों को लगा कि यह किताब अमेरिका की मौजूदा हालत को समझने की कुंजी है। फिर क्या था, लोग धड़ाधड़ किताब खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते इसकी कीमत लाखों रुपयों में पहुंच जाती है। हाल के सालों में चीन में तकनीकी कंपनियों पर सख्ती, गेमिंग और निजी ट्यूशन पर पाबंदी और मशहूर हस्तियों के गायब होने जैसी खबरें चर्चा में रही हैं। ये सब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कॉमन प्रॉस्पेरिटी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मकसद समाज में समानता लाना और पश्चिमी प्रभाव को कम करना है। लेकिन इस नीति के पीछे की सोच और दिशा देने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि वांग हनिंग ही हैं। वांग हनिंग ने अपनी किताब अमेरिका अगेंस्ट अमेरिका में अमेरिका की स्थिति का जिक्र किया था। उन्होंने देखा कि अमेरिका में अमीरी गरीबी की खाई, परिवारों का विघटन और अकेलापन समाज को कमजोर कर रहा है। उनका मानना था कि पश्चिमी पूंजीवाद और उदारवाद, जो हर चीज को बिकाऊ बना देता है, समाज की नींव को खोखला करते हैं। वांग ने सुझाव दिया कि चीन को पश्चिमी उदारवाद से बचना चाहिए और अपनी संस्कृति, एकता और मजबूत सरकार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मार्क्सवाद, कन्फ्यूशियस के पारंपरिक मूल्यों और राष्ट्रवाद को मिलाकर एक नया रास्ता अपनाने की वकालत की। कन्फ्यूशियस एक महान दार्शनिक थे। उनके विचार नैतिकता, शिक्षा और सामाजिक सद्भाव पर केंद्रित थे। वांग हनिंग का मानना था कि यही वो रास्ता है जो चीन को स्थिर, ताकतवर और पश्चिमी प्रभाव से मुक्त रख सकता है। आज चीन में वही समस्याएं उभर रही हैं जिनसे वांग ने आगाह किया था। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ अमीर गरीब की खाई गहरी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सामाजिक मूल्यों में कमी आ रही है। वांग की सलाह पर ही शी जिनपिंग ने कॉमन प्रॉस्पेरिटी कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य है समाज में समानता लाना, पश्चिमी प्रभाव को रोकना और देश को मजबूत करना। इस कार्यक्रम के तहत चीन ने कई सख्त और चौंकाने वाले कदम भी उठाए हैं। मसलन तकनीकी कंपनियों पर नकेल, बड़ी टेक कंपनियों पर अरबों डॉलर के जुर्माने लगाए गए और सख्त डेटा नियम लागू किए गए ताकि उनका दबदबा कम हो। इनमें अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी। शिक्षा और गेमिंग पर रोक, निजी ट्यूशन उद्योग को रातों रात बंद कर दिया गया। कोचिंग क्लासेस बच्चों से ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, उनके बढ़ते बिजनेस पर रोक लगाना जरूरी है। बच्चों के लिए वीडियो गेम खेलने की सीमा भी हफ्ते में 3 घंटे कर दी गई, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था कि गेमिंग से बच्चों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। मशहूर सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई, कुछ सेलिब्रिटीज को सार्वजनिक जीवन से हटा दिया गया। उनके गानों और कंटेंट को चीन से बैन कर दिया गया ताकि युवा पश्चिमी संस्कृति की नकल न करें। इस लिस्ट में चीन की मशहूर गायिका और अभिनेत्री विकी ज़हाओ समेत कई और बड़े सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है। ज़ियाओशी कियांगो ऐप पर चीन के इतिहास के पाठ ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किए गए ताकि वहां के लोग चीन के इतिहास और शी जिनपिंग के काम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ और देख सकें। चीन में आज लाखों की संख्या में जगह जगह कैमरे लगे हैं, लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाती है। शिनजियांग में वीगर मुसलमानों को एक कैंप में बंद कर रखा गया है। उनके धर्म, उनकी आस्था पर वार किया जाता है। चीन ताइवान के साथ साथ हांगकांग को भी चीन में पूरी तरह शामिल करना चाहता है। हांगकांग में जब विरोध की आवाज उठी तो लोगों को सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। चीन दक्षिणी सागर में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। आरोप लगते हैं कि उसने आर्टिफिशियल आइलैंड तक बनाकर रखे हैं। शुरू में चीन ने कहा कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड सिर्फ रिसर्च के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वहां हवाई पट्टियां, किलेबंदी और मिसाइल सिस्टम भी नजर आने लगे। शी जिनपिंग ने कई बार कहा कि इन आइलैंड्स का मिलिटराइजेशन नहीं होगा, लेकिन सैटेलाइट से ली गई कई तस्वीरें ये दिखाती है कि वहां फाइटर जेट्स के लिए रनवे और वॉरशिप्स के लिए गहरे बंदरगाह बनाए जा चुके हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI इसी का हिस्सा है। ये शी जिनपिंग का सबसे बड़ा वैश्विक प्रोजेक्ट है। दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और औद्योगिक जोन बनाए जा रहे हैं। असल मकसद छोटे देशों को भारी कर्ज में फंसाकर चीन की राजनीतिक पकड़ मजबूत करना है। कई देशों जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, केन्या, मलेशिया को इस प्रोजेक्ट के चलते आर्थिक संकट झेलना पड़ा।
खबरों की माने तो इस सब के पीछे वांग हनिंग का ही दिमाग है और उनकी सलाह के बगैर यह मुमकिन नहीं था। वांग हनिंग को रासपुतिन के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद को मीडिया की चमक धमक से दूर रखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसे ऐसे खेल रचते हैं कि दुनिया भी हैरान हो जाती है। आज भले ही दुनिया शी जिनपिंग की वाहवाही कर रही हो, भले ये कहती हो कि जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने अमेरिका जैसे देशों को अपनी नीतियों से पानी पिला दिया, लेकिन इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है और वो है वांग हनिंग। तो ये थी वांग हनिंग की पूरी कहानी। ये किस्सा लिखा था मेरे साथी रब्बानी आज़ाद ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया मेरे साथी इरशाद ने। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।